नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से 2025 में इस दिशा में ठोस प्रगति की है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड भी शामिल है। पिछले एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से कार्य हुआ है और इसके पीछे प्रमुख वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को लेकर विजन, दृष्टिकोण। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की आधारशिला बताया है। उनकी दृष्टि में आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, देश में कौन सी योजनाओं पर काम हो रहा है, मुद्दा आपका में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पूर्व सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर आर.के. मल्होत्रा जी से, जो अध्यक्ष हैं हाइड्रोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत भल्ला जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि 2025 का साल अगर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो खासा महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले एक दशक में ऊर्जा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जो हमने प्रगति की है पिछले 10 वर्षों में, करीबन 2015 में हमने शुरू किया था। उसके पहले हमने शुरू तो पहले भी किया हुआ था। विंड क्षेत्र में तो हम 1980 के से हम शुरू हुए थे, लेकिन जो हमने प्रगति, जो तेजी हमने पाई, वो करीबन पिछले 10 दशकों में पाई, 10 वर्षों में पाई है जी। और इसके कई कारण हैं। एक तो सरकार ने, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार 2014 में आए तो उनका ये मन था कि ऊर्जा क्षेत्र में सोलर पर काफ़ी इस पर प्रगति हो सकती है और उसको बढ़ावा दिया जाए। तो हमने जो हमारा नेशनल सोलर मिशन 2010 में जो हमने लॉन्च किया था, उस पर एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया। पहले हमारा 20 गीगावाट का लक्ष्य था, उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट का लक्ष्य बनाया गया और उस लक्ष्य की वजह से एक नई एनर्जी, से ऊर्जा आई इस क्षेत्र में और इंडस्ट्री भी समझ गए कि हाँ, इस पर सरकार सीरियस है और इस पर काम करना चाहती है। उसके साथ साथ हमने रेगुलेशन कुछ बनाने शुरू किए, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने इसमें कोशिश की। हम नई बिडिंग गाइडलाइंस लाए। पहले जो हम काम करते थे, सरकारी कंपनियां ज़्यादा उसमें काम करती थी, लेकिन हमने पाया, क्योंकि जब ये हमने 100 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा तो हमने सोचा कि ये प्राइवेट सेक्टर को बीच में आना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी कंपनियां या सरकारी यंत्र इसको नहीं बढ़ा सकते जी। तो बाद नए रेगुलेशन लाए गए और कई इस पर काम हुआ और उसके बदौलत जो हमने जो रेगुलेशन, हमारी बिडिंग शुरू हुई, ई रिवर्स ऑक्शन को लाया गया और जैसे जैसे इसमें नई बिडिंग आती रही क्वांटिटी की, तो इंडस्ट्री को भी इसमें कॉन्फिडेंस आ गया और उससे ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहे और हमने बढ़त शुरू की। लेकिन अगर आप देखें, करीबन, इनफैक्ट अगर मैं आपको कुछ नंबर अगर हम दूँ, हम 2015 में हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी था 81 गीगावाट के करीबन था देश में पूरा, और उस वक्त सोलर जो था सिर्फ 4 गीगावाट था उस टाइम। सिर्फ कंपैरिजन के बारे में बता रहा हूँ। आज के समय में हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है करीबन 250 गीगावाट तक पहुंच गया है। 254 गीगावाट का लेटेस्ट फिगर जो अवेलेबल है, 254 गीगावाट तक पहुंच गया है जी। सोलर 4 गीगावाट से 130 गीगावाट हो गया। जो हमारा एक 100 गीगावाट का टारगेट हमने शुरू में प्रधानमंत्री जी ने रखा था जी, वो पाई लिया। उसके बाद टारगेट को बढ़ाया गया, 100 को
और आगे बढ़ाया गया। अब आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का एक हमारे सामने लक्ष्य रखा है, और मेरा ये मानना है हम इस पर काफ़ी अच्छी प्रगति जी, कर रहे हैं और पहुंच भी जाएगी। बिल्कुल भल्ला जी का ऊर्जा से जुड़े कई पहलू हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन मुद्दा अगर हाइड्रोजन ऊर्जा का हम देखते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा की जाए, तो मैं आपसे मल्होत्रा जी ये जानना चाहता हूं कि भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में तेजी से काम किया और वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, हाइड्रोजन बहुत पुराना फ्यूल है, सब जानते हैं इसको। पानी के अंदर हाइड्रोजन होती है, पानी से लेकिन उसको हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट किया जाए वो सबसे बड़ा एक उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगते हैं जिससे पानी को आप सेपरेट कर सकते हैं और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो तरीका है वो है बायो हाइड्रोजन भी हो सकती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा बायोमास अवेलेबल है। बालाजी ने बताया कि हमने सौर ऊर्जा में काफी तरक्की की है, विंड एनर्जी में भी काफी तरक्की की है, जो वायु पे दिखा भी रहे हैं आप स्क्रीन पे इस समय। तो इन सब से तो आप बिजली पैदा करके और उसको इलेक्ट्रोलाइजर पे करके पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर सकते हैं। और उस हाइड्रोजन जो है उसको जब आप बर्न करते हैं तो बड़ा क्लीन बर्निंग फ्यूल होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करेगा। अगर आप उसको कहीं भी इस्तेमाल करते हैं उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, जो हमने आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में गर्मी पैदा कर रहा है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो CO2 नहीं होगा, कार्बन है ही नहीं उसके अंदर। जो हमारे दूसरे फ्यूल हैं जैसे कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसमें कार्बन होता है, उससे CO2 बनती है जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। जी, तो अगर एक तो तरीका है कि हाइड्रोजन के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें भल्ला जी थे उस समय सेक्रेटरी MNRE में। जब ये मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ तो 5 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है 2030 के। लेकिन इसमें एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी हाइड्रोजन की आज भी खपत 7 मिलियन टन है जो हम रिफाइनरीज में और हमारे फर्टिलाइजर यूनिट्स में इस्तेमाल करते हैं। जी, और वो हाइड्रोजन 5 मिलियन टन हम बनाए 2030 तक। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हाइड्रोजन बनेगी तो जाएगी कहां? अरे बहुत सारे अभी भी हम 7 मिलियन टन यूज करते हैं और 2030 तक तो हमारी डिमांड बढ़ के 14 मिलियन टन तक हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा मैंडेट चाहिए होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके लिए काम भी हो रहा है कि कुछ परसेंटेज शुरू किया जाए रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज को कहा गया है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करिए दूसरी हाइड्रोजन के बजाय, जो वो नेचुरल गैस से बनाते हैं और अपनी रिफाइनरी में यूज करते हैं। मैं ऑयल इंडस्ट्री बैकग्राउंड है मेरी, तो हमारे हाइड्रो ट्रीटमेंट, हाइड्रो क्रैकिंग वगैरह के अंदर काफी हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। तो ये सब, और अभी एक दूसरी स्कीम जो आई है भारत सरकार की थी, कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग स्कीम। और ये हाइड्रोजन जो है, ये जैसे मैंने बताया कि इसमें कार्बन नहीं होता, तो डीकार्बनाइजेशन करेगी। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको कार्बन रिडक्शन के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन हम बनाएंगे, खरीदेगा कौन? और बहुत डिमांड होने वाली है, बिकॉज आपके स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स तो मैंने बोला ही, और क्लोर अल्कली यूनिट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सबको जो कार्बन रिडक्शन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन में, उसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल हो। तो एक बहुत अच्छा मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम से, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में जब भल्ला जी थे तो वहां से शुरू हुआ, और उसकी काफी तरक्की हो रही, प्रोग्रेस हो रही है। और एक इशू जो बोलते हैं लोग कि उसमें इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर नहीं बनते, उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक दिए जा रहे हैं। तो ये सब काफी अच्छा मिशन है जो शुरू किया गया है जी, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे क्लीन बर्निंग फ्यूल होगा। ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे तो आपकी गाड़ियों से कोई धुआं नहीं निकलेगा, उसमें वाटर वेपर्स निकलते हैं सिर्फ। और कुछ गाड़ियां चल भी रही हैं जो ट्रायल बेसिस पे चलाई गई हैं, और इस तरह से हमारे वातावरण को शुद्धि होगी। एक तो सिटीज में पोल्यूशन कम होगा, दूसरा हमारी ग्लोबल वार्मिंग में भी अच्छा होगा। तो एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरक्की करने की जरूरत है जिससे आत्मनिर्भरता भी आएगी, हमारी जो इंपोर्ट ऑयल और नेचुरल गैस का वो कम होगा, और दूसरी तरफ हम वातावरण को भी शुद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बढ़ने वाला है और बड़ी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसकी तरफ देश अग्रसर है। तो मुझे उम्मीद है कि काफी इसमें और अच्छा काम होगा। इसकी कॉस्ट आज एक इशू है, वो कम करना हमें जरूरी है। तो इसके लिए जब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रोलाइजर बनने शुरू हो जाएंगे,
और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाएगी, तो उससे जी काफी आगे जाहिर सी बात है पिछले एक दशक में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और विदेशों पर निर्भरता कम हो, इसको लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए हैं, योजनाएं बनाई हैं और उसके परिणाम उभरकर सामने भी आ रहे हैं। बात चाहे हाइड्रोजन ऊर्जा की हो या दूसरे ऊर्जा के क्षेत्र हों जिसमें भारत ने तेजी के साथ कार्य किया और भारत आज एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। भल्ला जी, एक बड़ा मुद्दा है सौर ऊर्जा का, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी किया है। एक तरह से भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, भारत ने दिशा दिखाई है दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पूरे विश्व भर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भारत एक विश्व स्तर पर एक देश है, हमें दो तरीके करने पड़े। एक तो हमें खुद पहले सौर ऊर्जा में अच्छा होना पड़ेगा, और दूसरा जो हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो कैसे हम इसको शेयर कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। तो हमने, जैसे मैंने पहले बताया, हम सौर ऊर्जा में काफ़ी अच्छे प्रगति किया, करीबन 130 गीगावाट 132 गीगावाट तक हम पहुंच गए हैं। इसके अलावा हमने, अब आपने सुना होगा कि हम सोलर में जो हमें सोलर मॉड्यूल चाहिए होते हैं, वो तो इंडिया में बन ही रहे हैं। जो हमारा करीबन 18 गीगावाट का करीबन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी करीबन 2.5 साल पहले, अब वो 100 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है पूरे देश में। देखिए, हमारी जो इस साल की हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक हमने जो स्थापित की है पूरे देश में, करीबन 40 गीगावाट से ज़्यादा हम इस 2025 में हम इसको हमने इंस्टॉल किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादातर तो सौर ऊर्जा है। इतना बड़ा भी, लेकिन अगर हमें सिर्फ 30 या 40 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीबन 100 गीगावाट हो चुकी है। इसका मतलब हम पूरा आत्मनिर्भर मॉड्यूल में हो चुके हैं। इसके अलावा सोलर सेल्स में अब हमने जो पॉलिसी जो नई लाए हैं, उसमें हमने सोलर सेल भी देश में बनने चाहिए। मॉड्यूल अगर इंडियन है, इसका मतलब सेल भी इंडियन होना चाहिए, और ये इस साल 2026 में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इनफैक्ट सेल कैपेसिटी भी अब जो पूरे देश में है, वो भी बढ़कर अब करीबन 25 गीगावाट से ऊपर हो चुकी है। और अब इनफैक्ट मेरा ये मानना है, ये 25 गीगावाट से बढ़कर अब ये 50 गीगावाट तक जल्दी इसको पहुंच जाएगी। इसी तरीके से अब इंगॉट और वेफर अब देश में बनाना शुरू हो गया है, इसको अब और बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके साथ अब पॉलीसिलिकॉन भी देश में बनाया जाएगा। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। ये हम मैन्युफैक्चरिंग में हम बेसिकली हम चाहते हैं कि हम सौर ऊर्जा स्थापित करने में भी आगे रहें, लेकिन जो सौर ऊर्जा जो प्लांट लगे वो देश में बने हुए मॉड्यूल, सेल, इंगॉट वगैरह से ही बने, ताकि हम पूरा आत्मनिर्भर हो जाएं इस क्षेत्र में। और अगर हम इसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अब इस एक्सपीरियंस को जो हमने इतने कदम लिए पिछले 10 वर्षों में, बिडिंग गाइडलाइंस लाए हमने, ट्रांसमिशन वेवर दिया हमने, ग्रीन एनर्जी रूल्स बनाए हमने, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आए, चाहे वो पीएम कुसुम हो, चाहे वो रूफटॉप सोलर की स्कीम हो, चाहे वो आरी पार्क की स्कीम हो, तो कई स्कीमें हम लाए। अब ये इस जो हमने जो सीखा है अपने देश में, इसको शेयर कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित किया। फ्रांस के साथ मिलकर हमने इसको स्थापित, और आपने जैसा कहा, हम दोनों देश मिलकर, और हमने बाकी देशों को आग्रह किया कि आप भी इसके मेंबर बनिए। आप करीबन इसमें करीब 110 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं, 110 कंट्रीज से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और अब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए जो हमने सीखा है सौर ऊर्जा में, उसको अब हम सिखाना चाह रहे हैं, उसका हम शेयर करना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका में हैं या साउथ अमेरिका में हैं या विश्व भर में कई और जगह पे है जहां वो सीखना चाहते हैं हमसे, उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल भल्ला जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन एक ऊर्जा का क्षेत्र और है जिसमें भारत ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है, और वो है इथेनॉल का। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक दशक में एक जो बड़ा बदलाव ऊर्जा के क्षेत्र में देखने को मिले, अगर वैकल्पिक ईंधन की हम बात करें तो इथेनॉल उत्पादन में
भारत ने अपनी तेजी दिखाई है, उपलब्धि हासिल की है, एक बदलाव किया है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बदलाव को? मैं रिकॉल करता हूं, जब मैं इंडियन ऑयल में था, इंडियन ऑयल के अनुसंधान क्षेत्र में वहां पर डायरेक्टर था, तो उस समय हमारा एथेनॉल का यूजेज बहुत नॉमिनल था 2010 तक। जब ये 2014 में जब ये सरकार बनी, मैं रिटायर हुआ 2014 में, तो उस समय एथेनॉल यूज नहीं हो रहा था कुछ खास। पेट्रोल में हार्डली 1 और 2%, वो भी बात होती थी, कुछ होता नहीं। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार ने कदम उठाए, आज हम तेजी से 5%, 10%, 20% से ऊपर चले गए। 20% हम मिला रहे हैं। कुछ लोगों को शक हुआ कि 20% मिलाने से पता नहीं गाड़ियों में कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, उससे गाड़ियां बड़ी अच्छी, आपका वातावरण शुद्ध होता है। ये ऑक्सीजनेटेड फ्यूल होता है। एथेनॉल के अंदर आपके ऑक्सीजन होती है जो कंबस्शन को प्रॉपर करती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाती है इंजन की, और इससे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम हो जाता है, और आपका जो कंबस्शन है वो कंप्लीट होता है। तो उससे पोल्यूशन भी कम होता है। आपकी गाड़ियों में आप पेट्रोल को 20%, आपने पेट्रोल की खपत को कम कर दिया। एक मैं डाटा और देख रहा था कि हालांकि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 10-12 वर्षों में, लेकिन हमारी एनर्जी की खपत उतने उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो इसका यह है कि एनर्जी का जो इंपोर्ट करते हैं, हम 85 से 90% तक हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो उसके इंपोर्ट के अंदर कम करने में बहुत, और आत्मनिर्भरता लाने में बहुत बड़ा सहयोग एथेनॉल इंडस्ट्री ने दिया है। इससे हमारे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। और ये एथेनॉल जो है सिर्फ नॉट शुगर केन से या मोलासिस से नहीं बना रहे। आज इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि उसको बायोमास से बनाया जाए, ताकि ये जो दिल्ली में हम देखते हैं कि इसको पराली जलाते हैं जिससे वातावरण में काफी पोल्यूशन होता है, उसमें भी कमी आ रही है, और आगे जाके और कमी आएगी। उससे भी एथेनॉल बनाने की बात हो रही है। और एथेनॉल अब 20% हम मिला रहे हैं, फिर भी हमारे पास सरप्लस है। तो अभी बात होती है कि उसका क्या किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने पीएचडी की थी तो उसमें बायोडीजल के ऊपर किया था। तो और बायोडीजल और एथेनॉल जो है, बायोडीजल भी बन सकता है जो डीजल में मिलाया जा सकता है, और एथेनॉल डीजल में भी किसी हद तक मिलाया जा सकता है। उसके लिए कुछ काम किया जा सकता है, और किया भी गया है पहले। तो उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं। तो आगे जाके हो सकता है कि एथेनॉल को डीजल में भी कुछ 2-3-5% तक मिलाया जाए, तो उससे हमारी और ऑयल इंपोर्ट की समस्या हल होगी। तो ये जो पिछले 10 वर्षों में एथेनॉल के ऊपर जोर दिया, उससे काफी हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद की है, और उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। इंडिया की इंपोर्ट बिल में फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है एथेनॉल का, और उसके लिए मैं सरकार को कम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ही टेक ओवर किया एनडीए गवर्नमेंट, तो उस समय उन्होंने एकदम इसको बढ़ावा दिया, और इसको आज उस क्षेत्र तक ले गए कि आज एथेनॉल इतना बन रहा है देश में कि उसकी 20% मिलाने के, लोग कहते हैं इससे ज्यादा भी मिला सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन मतलब एथेनॉल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है वातावरण शुद्ध और इंपोर्ट। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, और इथेनॉल के क्षेत्र में भारत ने जो उत्पादन जिस तरह से बढ़ाया है और जो प्रयोग किए हैं, वो अपने आप में दुनिया के सामने एक मिसाल है। सौर ऊर्जा क्षमता में 11 वर्षों में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत ने रिकॉर्ड वृद्धि की। अगर बात लक्ष्य की जाए तो 2047 तक परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। परमाणु ऊर्जा के जरिए भी भारत एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आने का लक्ष्य रखा है। भल्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को जो मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये अभी तक वैसे परमाणु जो ऊर्जा है उसको साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी माना जाता है जी। इसलिए उसको अगर हम नॉन फॉसिल का जो हमारा टारगेट है उसके अंदर जो हमने पाया है, हम परमाणु ऊर्जा को उसमें मिलाते हैं। लेकिन अभी तक आपने जैसे देखा होगा, करीबन हमारी 8 गीगावाट की पूरी कैपेसिटी है पूरे देश में परमाणु ऊर्जा की। सरकार का ये मानना है कि ये क्लीन एनर्जी होते हुए इसमें पोटेंशियल बहुत है जी। हम क्यों इसको, जो पुराने जरिए हम चल रहे थे, इसको धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो पहले हमारा टारगेट था कि इसको हम धीरे धीरे बढ़ा के 15 गीगावाट तक इस दशक के अंत तक हम इसको ले जाएंगे।
लेकिन अब सरकार का ये मानना है कि इस पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाए। इसलिए हम ये एक नई नीति सरकार ने जो बनाई है, एक टारगेट रखा है कि परमाणु ऊर्जा में हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम एक नई पॉलिसी जो सरकार एक ला रही है, आपने देखा होगा कि पीछे ही एक बिल पास हुआ जिसमें परमाणु ऊर्जा के ऊपर था, पार्लियामेंट ने पास किया। उसका एक उस इसलिए लाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा कर सके। अभी तक कुछ कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इस पे नहीं इतना इंटरेस्टेड था, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो अभी देखिए, अभी तक हमारा 2030 का जो टारगेट है 500 गीगावाट है, आपको जी तो मालूम है। इसमें जो परमाणु ऊर्जा का हमारा जो रहेगा करीबन 15 गीगावाट, या 15 नहीं होगा तो 20 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। पर हमारा एक नेट ज़ीरो का भी देश का टारगेट है। 2070 का हमारा ये लक्ष्य है कि हम नेट ज़ीरो हो जाएं। इनफैक्ट हमारा ये टारगेट है कि हम 2047 तक पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हो जाएं, पूरी तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में 100% पूरा हम आत्मनिर्भर हो जाएं। जी बिल्कुल जी जी सॉरी, अगर जी हमने 2047 में वो पहुंचना है, 2070 में नेट ज़ीरो पहुंचना है, तो हमें सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, और भी तरीके से क्लीन एनर्जी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम नेट ज़ीरो तक पहुंच पाएंगे। और अगर अगर परमाणु ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ता रहा तो हो सकता है हमें थोड़ा वो लक्ष्य पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब पहुंच तो जाएंगे हम, सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा को हम लेकर, वायु ऊर्जा को लेते हुए हम पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या है इसमें मदद के लिए, क्या हम कोई और क्लीन एनर्जी को ला सकते हैं? और ये हम देश का ये मानना है कि हमारे पास पोटेंशियल है, जी हम परमाणु ऊर्जा को भी इसको काफ़ी हद पर बढ़ा सकते हैं। उसके कई कई उसके कारण रहे हैं कि अभी तक हमने ज़्यादा नहीं इस पर काम किया, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। हम बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगाने से अच्छा क्या हम छोटे प्लांट लगा सकते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर जी रिएक्टर्स हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं? तो इस तरीके से अब देश का मानना है कि अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी में, तो परमाणु ऊर्जा पे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नई पॉलिसी का घोषणा की गई है, उस पर काम अब चल रहा है। और ये मेरा मानना है जो जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बहुत अच्छे कदम हैं, और इसकी वजह से अब इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड रहेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। जी और जैसे हमने प्रगति तेज़ी पाई थी सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा में पिछले 10 वर्षों में, जो हमने नीतियां लाए थे और उससे हमने इसमें तेज़ी पाई थी, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जो नई नीतियां लाई जा रही हैं उससे हमें परमाणु ऊर्जा में भी तेज़ी में उसमें फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, एक परमाणु ऊर्जा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल भी संसद के शीतकालीन सत्र में पारित भी किया है संसद से। लेकिन अगर बात हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर, कार्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। और ये बात ठीक है, पिछले एक दशक में काफी बदलाव हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात ईंधन की करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था ईंधन से जुड़ी हुई है, क्योंकि विदेशों पर निर्भरता एक बड़ा मुद्दा रही है। मल्होत्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया है। और मैंने जैसा कहा, जैसे आंकड़े सामने आते हैं कि भारत की जो निर्भरता है ईंधन के मामले में वो विदेशों पर आज भी है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ऑयल और नेचुरल गैस हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 85 से 87%, 87% तक हम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। वो हमारी मजबूरी है। हमारे यहाँ पर काम हो रहा है कि और नए खोज की जाए कहां से तेल मिल सकता है, लेकिन फिर भी हमारी बहुत डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज हमारी इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम सब विश्व में सबसे तेजी से गति करने वाली इकॉनमी बन चुके हैं, और इतनी तेजी से जब बढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड, ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी, और लोगों की एस्पिरेशन है, इनकम बढ़ रही है। मिडिल क्लास इनकम देखें तो हर कोई अपने घर में आज एसी चाहता है, हर कोई कार खरीदना चाहता है, तो हमारे डिमांड बढ़ रही है। तो उसको मीट करने के लिए जो आत्मनिर्भरता की बात है कि और नई खोज करनी पड़ेगी, कहां से हमें तेल अपने देश में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वो देखना पड़ेगा।
दूसरा जैसे एथेनॉल का काम किया गया, बायो एनर्जी के ऊपर काफी पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा हम एग्रीकल्चर काफी अच्छा करते हैं, और उसके बाद जो हमारा बचता है वेस्ट बायोमास बचता है, या कुछ और ऐसी जगह हैं जहां पर फूड क्रॉप्स नहीं, कुछ वेस्ट लैंड्स हैं जहां पर कुछ ऐसी एनर्जी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकें, तो बायोमास गैसिफिकेशन से हम कई तरह की बना सकते हैं फ्यूल, हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, बायो हाइड्रोजन बोलते हैं, और एथेनॉल भी बन सकता है, बायो एथेनॉल। फिर आगे जाके हम जो वायु ये विमानों के लिए जो ईंधन है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। एक दूसरा ये कि सब हम इन सब में, सोलर में, विंड में, न्यूक्लियर में, सब जगह तरक्की करेंगे, बायो में तरक्की करें, तो ये सब उसको खपत को हमारे नियंत्रण करेगा, हमारे जो इंपोर्ट बिल है ऑयल और गैस का। दूसरा तरीका एक ये भी है कि हमारे पास कोयला अभी भी है, और हम अपनी जो बिजली की खपत है वो इस सबसे, ये जो नवीनकरण सोलर और इससे पूरा करें, तो कोयले को क्या हम कोई क्लीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कोयले को गैसिफाई करके, क्लीन कोल गैसिफिकेशन करके, उसको अंदर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, CCUS बोलते हैं उसको, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अगर उसको गैसिफाई करते हैं, उसको हम कंट्रोल करके उसको हम अच्छे केमिकल्स में कन्वर्ट कर लें, कुछ कंक्रीट बना लें उससे, ताकि वो CO2 वातावरण में ना जाए और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो, और अपने कोयले को हम इस्तेमाल कर सकें। उससे कई तरह के केमिकल, हाइड्रोजन भी बन सकती है। तो ये सब के ऊपर भी अनुसंधान हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं खुद अनुसंधान केंद्र में काम किया इंडियन ऑयल के 37 साल, तो मुझे बड़ा मान है अपने लोगों की क्षमता के ऊपर, विदेशों में भी सब। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के संकल्प के साथ भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, और कई योजनाओं पर इस दिशा में काम किया जा रहा है। डॉक्टर RK मल्होत्रा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र सिंह भल्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।